स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने कब से छोड़ा था? Can you just tell me page number? Okay, 47, just a minute. ओके, सो हमने वेस्पर थ्योरी को कर लिया था ऑलमोस्ट सारा, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज वर्किंग आउट ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले हम ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कर लेंगे एंड हम इस थ्योरी के इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। और बेसिकली हम इसमें ज़्यादा जो है ना वो ड्रग्स की बात कर रहे होते हैं कि ड्रग की फील्ड में इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, एंड देन हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को थोड़ा इनिशिएट करेंगे आज के लेक्चर में। ओके अच्छा, तो हमने लास्ट चैप्टर में बेसिकली लास्ट टॉपिक में हमारे ऑलमोस्ट ऑल द शेप्स हमने कर ली थी, हमने उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए थे और सॉरी, तो अब वो बता रहा है कि हाउ वी कैन यू नो फाइंड द electrons distributed around the central atom. Electrons distributed. Okay, तो वो कह रहा है कि add together the number of valence electron of from the central atom. Let's just say कि C is our central atom here, और हम जो है वो इस C के जो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके जो बिल्कुल लास्ट शेल है, लास्ट शेल के जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है हम उसको इंक्लूड करें, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड टू बॉन्डिंग बाय सराउंडेड एटम्स, और ये कितने बॉन्ड बना रहा है। ओके तो हम कोई भी एक रैंडम सा मॉलिक्यूल लेते हैं कार्बन का। अगर हमने यहाँ पे कार्बन की बात की है तो लेट्स जस्ट से वी टॉक अबाउट CH4। तो कार्बन जो है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, एंड 4 वो बॉन्ड बना रहा है। Include the ion charge if there is one and divide this by the 2. This will give you the number of electron pairs distributed. So if we divide this by 2, we will get 8 by 2, that is equal to 4, and that is our number of electron pair डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड सेंट्रल एटम। तो हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि हमारा जो सेंट्रल एटम है, जो कि यहाँ पे कार्बन है, आपकी बुक में 2 एग्जांपल हैं, NH4 प्लस एंड NH3, इनके केस में नाइट्रोजन है, तो उसके गिर्द कितने जो है ना इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं। तो दिस इज ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट। ये बहुत एक टाइनी सी एग्जांपल है, एंड हम उससे फिर जो है ना वो उसकी ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करते हैं। अब हमें पता चल गया कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो ये AB4 टाइप है। तो AB4 टाइप की अगर हम बात करें, AB4 टाइप, तो AB4 टाइप की पर अगर हम बात करें तो इसकी सिमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो दिस इज हाउ वी रिलेट नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और फिर हम उससे जो ज्योमेट्री होती है ना उसको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी एग्जांपल नंबर 2 देखें तो इसमें उसने नंबर ऑफ आयंस भी ऐड किए हुए हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर इज 8 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 4। तो इसकी ज्योमेट्री भी वो टेट्राहेड्रल बता रहा है। तो एक तो हम ये देखते हैं, वैसे तो आपको ना मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि आपको
मॉलिक्यूल देख के आइडिया हो जाता है कि इसकी सिमेट्री क्या होगी। जस्ट लाइक कार्बन है और कार्बन के साथ 4 लगे हुए हैं, तो डैट मीन्स कि AB4 टाइप है, इसको हम इससे एसोसिएट कर देते हैं और इसकी सिमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी। लेकिन जब हम लॉन पेयर्स की भी बात कर रहे होते हैं ना, तब सिमेट्री फाइंड करना इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी। तो फिर हम इस मेथड के थ्रू जो है ना वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि सिमेट्री क्या हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग। तो सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक रफली आइडिया दे देती हूँ कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, जब हम उसकी शेप्स को डिटरमिन करते हैं ना, जब हम शेप्स की बात करते हैं तो शेप्स टेल अस अबाउट देयर रिएक्शन टाइप्स। अब ऑब्वियसली हमें एक चीज़ पता है कि लेट्स से वाटर है, यहाँ पे उसके ऑक्सीजन है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसके यहाँ पे भी एक लोन पेयर होता है और यहाँ पे भी लोन पेयर होता है। तो इट गिव्स अस द आइडिया कि जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा, अपकमिंग मॉलिक्यूल होगा, उसने वाटर को रिएक्टिव बनाने के लिए इन जगहों पे स्ट्राइक करनी है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, वो इनको कम छेड़ेगा। जब भी वंडरवॉल्स फोर्सेस बनती हैं तो वो इन्हीं लोन पेयर के साथ बन रही होती हैं। तो वी अंडरस्टैंड कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, इसको हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं यहाँ पे, उसके साथ कौन सी चीज़ ने किस तरह से आके रिएक्ट करना है, और फिर हम उसी तरह से रिएक्टिविटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और हम ये हेल्प कर रहे होते हैं कि जो है ना जैसे हम बायो में पढ़ते हैं कि हाउ enzymes react with substrate। तो सबस्ट्रेट जो होता है वो कोई भी केमिकल कंपाउंड हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसी भी केमिकल कंपाउंड को अगर हम सबस्ट्रेट लें तो एंजाइम को ये आइडिया हो जाता है कि उसने कौन से एरिया पे जाके उसकी बाइंडिंग साइट कौन सी होगी। तो इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, और वो ड्रग में जो होती है ना उसकी मॉलिक्यूलर शेप इंजाइमेटिक रिएक्शन को फैसिलिटेट करती है और टारगेटेड इंटरेक्शन कराती है। लाइक अगर एक मॉलिक्यूल की हमें शेप पता है, अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं जो कि ड्रग है और लेट्स जस्ट से कि उसकी जो है ना वो वी शेप सिमेट्री है या टेट्राहेड्रल या सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भी उसकी ज्योमेट्री है, ये वी शेप ज्योमेट्री है या ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब ज्योमेट्री हमें बता देती है कि इसके पास कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, आने वाले एटम ने कहाँ पे स्ट्राइक करना है। तो एंजाइम को पता होगा कि ये मेरी बाइंडिंग साइट है, ये बाइंडिंग साइट है सेंट्रल एटम। तो वो रिएक्शंस जब हम मेडिसिन बनाते हैं ना, तो वी ऑलवेज वर्क विद एंजाइमेटिक रिएक्शंस, और हम हमेशा बाइंडिंग की बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो जाके अटैच होगा द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट विल जो है ना गो फॉर फर्दर रिएक्शन, और फिर वो हमें जो है वो उस डिजीज के या उस इशू के सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा होता है। आपने देखा होगा मोस्टली जो हमारी मेडिसिन हम लेते हैं उनके अगर आप फार्मूला को पढ़ें तो उसमें ना हमारे पास एक सर्टेन केमिकल होता है एंड देर इज अ सर्टेन को फैक्टर और अ सब्सटेंस एंजाइमेटिक सब्सटेंस, या कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो प्रोटीन्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं अलॉन्ग विद योर केमिकल मेडिसिन, क्योंकि वो प्रोटीन बाइंडिंग में हेल्प करती हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, उस मेडिसिन को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो ड्रग इज़ नॉट ऑलवेज द हार्मफुल सब्सटेंस। मोस्टली जो हमारी मेडिसिन में यूज़ होते हैं दे आर ड्रग एंड दे आर यूज्ड टू क्योर अ डिजीज़। जैसे कि हम कीमो की बात करते हैं, या हम कैंसर में जो होती है वो ड्रग डिजीज ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ऐसी और भी बहुत सारी हार्श डिजीज़ हैं, और हम बहुत सारी कॉमन डिजीज़ भी ले रहे होते हैं, उनमें भी हम ड्रग एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर ले रहे होते हैं दैट इज़ नॉट हार्मफुल,
but it affects and it help us to cure a thing, cure a uh, what can I say disease. तो यहाँ पे अगर वो ड्रग की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब नॉट दैट हार्मफुल ड्रग, इट्स द मेडिसिन द क्योर। फिर वो आगे वो कह रहा है कि जो है वो इंटरेक्शन विद ड्रग एंड एंजाइम इन न्यूरोफार्माकोलॉजी। अब न्यूरोफार्माकोलॉजी में जो ब्रेन से जितने भी रिलेटेड मेडिसिन होती हैं ना, इनमें भी क्योंकि ब्रेन में एंजाइम्स की रेशो ऑलरेडी कम होती है, तो वो आपको साथ जो है ना एंजाइम्स लेने पड़ती हैं, एंड दीज हेल्प यू टू बाइंड विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, और वहाँ पे वो इफेक्टिविटी उनकी इतनी होती है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब अगर साइंटिस्ट को ज्योमेट्री का पता हो कि हमारे पास लेट्स से एक एक्स कंपाउंड है और हमने इसको किल करना है या इससे कोई वाइटल प्रोडक्ट बनाने हैं, दोनों सूरतों में वो उस तरह से फिर ड्रग को डिज़ाइन करेंगे, उस तरह की मेडिसिन को डिज़ाइन करेंगे। सो इट हेल्प्स अस टू नो कि मेडिसिन किस तरह की बनानी है, मेडिसिन की रिएक्शंस कैसे होनी चाहिए, केमिकल फार्मूला क्या होनी चाहिए, कंपोजिशन क्या होनी चाहिए। अगर वाटर की किसी चीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी है और उसने स्टमक में जाना है, तो वी नो कि हम वहाँ पे कोई इनसॉल्युबल कंपाउंड नहीं यूज़ कर सकते, हम कोई डाइटरी फाइबर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसने डिज़ोल्व ही नहीं होना और उसने जो है ना हमारी गट में जाके वो बस अटक जाएगी, उससे कोई भी काम नहीं करना। तो हम हमेशा जब मेडिसिन की बात करते हैं ना, तो आपने देखा होगा बहुत सारी मेडिसिन होती है ना, वो आप जब खाते हो ना तो आपको ना हलक में उनका हल्का सा कड़वा सा टेस्ट फील होता है। तो दैट इज के उनके जो रिएक्शन होते हैं ना, वो हमारे सलाइवरी अमाइलेज जो हमारी एंजाइम्स होती हैं उन्हीं के साथ एक्टिवेट हो जाती हैं। लेकिन कुछ जो ज़रा हार्ड होती हैं वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन इस तरह से की जाती हैं कि वो हमारी जो ब्रेन सॉरी स्टमक की पीएच है ना, वो वहीं पे जाके डिज़ोल्व होती हैं और उनको एंजाइम्स भी वही मिलती हैं। ठीक है, इसमें वो सारा यही। यस। वी ये जो है ना, ये थ्योरी की शॉर्ट फॉर्म यूज होती है, हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसको हम पढ़ते हैं वेस्पर थ्योरी फॉर अवर ईज, जैसे एब्रीवेशन यूज होता है, तो इट्स द एब्रीवेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी जो हमने ऊपर पढ़ी थी। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि हाउ डिफरेंट एंजाइम्स और उनके लिए फिर डिफरेंट जो हमारी ड्रग्स हैं वो दे आर डिजाइंड एंड दे आर हेल्पफुल। फिर उसके बाद जो है वो शेप्स, प्रिडिक्ट द शेप्स। तो पहले CCl4 है, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो इसमें यही है कि 4 क्लोरो है, तो 4 क्लोरो स्टेट्स कि ये कार्बन इज अ सेंट्रल एटम और इसके चारों साइड पे क्लोरो है, क्लोरो है, क्लोरो है, क्लोरो। तो दिस इज टेट्राहेड्रल सिमेट्री। ठीक है, बेरिलियम BeCl2, तो इसकी ये सिमेट्री होती है, ये लीनियर है और ये एंगल 180 डिग्री होता है। फास्फोरस 3 क्लोराइड PCl3, इस ये ट्राइगोनल पैरामिडल होती है। ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस, तो डॉट एंड क्रॉस कोई ऐसा है नहीं है। डॉट एंड क्रॉस आपने पहले भी पढ़ा होगा। इस लाइक के हम जो बॉन्डिंग यहाँ पे लाइन में शो कर देते हैं उसी को हम डॉट एंड क्रॉस में शो कर देते हैं। लेट्स जस्ट से कि ये हाइड्रोजन H2S है और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि सल्फर मिडल में होता है और एक तरफ हाइड्रोजन होता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होता है। तो अगर हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं एंड देन जस्ट रिमूव दिस बॉन्ड हेयर, और यहाँ पे क्रॉस क्रॉस एंड डॉट डॉट। अब इसको थोड़ा सा नज़दीक ले जाते हैं।
and this here represents the two lone pair of sulfur. So this is it, pH 5. इसके भी ऐसे ही होता है. Am I audible to you? आपको आवाज आ रही है? Okay, so valence bond repulsion theory. इसमें हम जो है वो इसके कुछ मेन पॉइंट्स है एंड इसमें हम जो है ना वो स्ट्रक्चर्स ही डिस्कस कर रहे होते हैं बट वी डिस्कस इट विद ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैसे जो है वो बॉन्ड्स ओवरलैप करके जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये हम बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में डिस्कस कर रहे होते हैं. सो इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम वीबीटी आज हम इसका थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम इसको जो है ना वो इस वीक में लेके चलेंगे. तो दिस वाज प्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927. डेट्स एंड टाइम्स आर इम्पोर्टेंट तो आपने इसको याद रखना है. हिटलर एंड लंदन in 1927. ओके तो बेसिकली क्या सीन होता है और ये लेटर ऑन ना इसको फ्लरिश किया था लाइक इसमें कुछ चीज़ें ऐड की थी पोलिंग ने. दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट. तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है ना हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं दे ओवरलैप विद ईच अदर और इनमें जो है ना कुछ इस तरह की ओवरलैप शो होती है या फिर इसको हम हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं या फिर हम साइडवेज ओवरलैप डिस्कस कर रहे होते हैं. तो वो ये होता है कि ये वाले एरियाज जो होते हैं ना स्पेशली इन केस ऑफ पी बॉन्ड्स तो वो इस तरह से ओवरलैप कर रहे होते हैं. तो दिस इज द हेड ऑन ओवरलैप और ये हमारे पास फॉर्मेशन करती है सिग्मा बॉन्ड की एंड दिस इज पैरेलल ओवरलैप साइडवेज ओवरलैप एंड दिस फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड. तो हम स्ट्रक्चर्स ऑफ आइटम को डिस्कस कर रहे होते हैं depending upon their overlapping and their structures.
तो अब हम इसके मेन पॉइंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। वो कह रहा है कि जो ओवरलैप होती है ना, दे ऑलवेज इट ऑलवेज हैपेंस बिटवीन दी half filled orbitals of two atom, like completely filled orbitals नहीं होते, half filled orbitals हमेशा overlap करती हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि जो रिएक्टिविटी होती है वो हमारे जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट दैट मच रिएक्टिव, और उनकी रीज़न क्या होती है कि उनके जो लास्ट शेल होती हैं दे आर कम्प्लीटली फिल्ड। तो ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स से इसकी मुराद यहाँ पे पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ओवरलैपिंग दे हैव ऑपोजिट स्पिन, ऑब्वियसली बात है उनकी ऑपोजिट स्पिन होगी तो वो स्टेबली रह सकेंगे, लेकिन तो बॉन्ड कभी भी स्टेबल नहीं होगा। द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना हमारे पास उतने ही बॉन्ड्स बनेंगे। तो अगर तो एक लाइक हमारे पास 4 अनपेयर बॉन्ड्स हैं तो दैट मीन्स हमारे पास 4 बॉन्ड्स बनेंगे, सॉरी 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दैट मीन हमारे पास 4 अनपेयर 4 बॉन्ड्स बनेंगे। और वो कह रहा है फिर कि अगर तो सिंगल ओवरलैप होती है तो हमेशा दो एटम्स के दरमियान जो भी पहला बॉन्ड बनता है ना दैट इज सिग्मा बॉन्ड, एंड जो सेकंड एंड थर्ड बॉन्ड होती है दे आर द पाई बॉन्ड। और ओवरलैपिंग की सिमेट्री सेम होनी चाहिए, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे सिग्मा है और यहाँ पे पाई है तो वो कभी भी जो है ना वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते, या तो सिग्मा वर्सेस सिग्मा होती है या पाई बाय पाई होती है। सिग्मा बाय पाई, पाई बाय सिग्मा ये चीज़ें बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं हो सकती। और देयर इज़ अ लाइन दैट जॉइन द टू न्यूक्लियसेस, तो मतलब कि इन दोनों के दरमियान जो है ना वो सेम सिमेट्री ज़रूर होनी चाहिए। एनर्जी जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज करता है, एंड अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिस एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू दी ओवरलैपिंग, और जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम कल वाली क्लास में इसको ज़रा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देन हम सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को बहुत वास्ट लेके चलेंगे और फिर इसी के अकॉर्डिंग जो हमारे स्ट्रक्चर्स आ रहे होते हैं उनको भी लेके चलेंगे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सारा क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।